बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग खैरियत से हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप हमने अपना कंप्लीट कर लिया है, तो हमने आपके साथ ऑब्जेक्टिव टाइप की 120 क्वेश्चन शेयर किए हैं, उनको सॉल्व किया है और आपको एक अच्छी प्रैक्टिस हमने कोशिश की है कि आपको दें, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रिपेयर भी अच्छा हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, कैसे सॉल्व करना है वो भी हो जाए, आंसर एलिमिनेशन वगैरह सारी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ऑब्जेक्टिव की हद तक अब आप इंशाल्लाह इनेबल हो गए हैं कि आप उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे और बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो आज से हम अपना सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। CS201 की फाइनल टर्म की प्रेपरेशन के सिलसिले में आज हमारी सब्जेक्टिव टाइप की ये पहली वीडियो है। तो इसमें हम जो पास्ट पेपर हैं उनमें से और हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से हमने ये पेपर तरतीब दिया है, तो आज हम ये पेपर जो है वो अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्विकली हम ज़रा 2-3 चीज़ें हैं जो देख लेते हैं पहले, इससे पहले कि हम पेपर अपना स्टार्ट करें। तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि आपका जो CS201 का फाइनल टर्म का एग्ज़ाम होगा या पेपर होगा, तो ऑब्जेक्टिव हम 40 जो है वो बिल्कुल एज़ इट इज़ हम पहले ही कवर कर चुके हैं, और इस वीडियो में भी हम जो सब्जेक्टिव पार्ट है आपके एग्ज़ाम का बिल्कुल उसी का स्ट्रक्चर सामने रखेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक जो है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और उसके बाद आपके पास 7 से लेकर 10 तक जो है वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चंस कितने गिवन होंगे, कितने आपको अटेम्प्ट करने होंगे, उनकी टाइमिंग क्या होगी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ मैंने एक और वीडियो में आपको एक्सप्लेन की हुई हैं। मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, अगर आपने मज़ीद डिटेल देखनी है तो आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो टाइम सेव करने की खातिर मैंने पहले ही आंसर जो हैं वो टाइप कर दिए हैं क्वेश्चंस के, लेकिन पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, फिर आंसर को हम अंडरस्टैंड करेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करूं, और उसके बाद थर्ड में मैं आपको क्या करूंगा वो आंसर कुछ रिवील करूंगा। आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं, और चाहें तो आप बुक से, हैंडआउट से या किसी भी सोर्स से अपना क्रिएट कर सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो आपको क्वेश्चन समझने हैं, और उसके बाद फिर आंसर कैसे लिखना है या कितना लिखना चाहिए आपको ये समझना है। और एक इम्पॉर्टेंट टिप है, यहाँ मैं सिर्फ आपको आइडिया दूंगा, लेकिन उसका मैं लिंक दे देता हूँ। एक और वीडियो में मैंने बड़ी डिटेल से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर ही आपके आंसर्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से होते हैं, कैसे होते हैं, और कैसे उनको लेना है, और कैसे इनसे फ़ायदा उठाना है, तो उसके लिए दिए गए लिंक को आप ज़रा एक्सप्लोर कीजिए और ज़रा वीडियो को डिटेल से देखिए। तो हम इसका मतलब ये है कि हमें 10 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वो हम रिलेटिवली ज़रा कम लिख रहे होंगे, और जो 5 मार्क्स के हम थोड़ा सा ज़्यादा लिख रहे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जी। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एक्सक्लूसिव और कंप्लीट दी बिलो टेबल या गिवन टेबल जो भी है। तो 2 चीज़ें हमें करनी है, एक तो हमें एक्सक्लूसिव और जो है उसको डिफाइन करना है, और एक साथ ही ये जो टेबल दिया हुआ है, वैल्यूज़ दी हुई हैं 1 बाय 1 करके, आप बिट्स के कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। तो उन कॉम्बिनेशंस को हमें एक्सक्लूसिव आर बी करके यहाँ पे आंसर भी लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सक्लूसिव आर जो है, हमें याद होगा कि ये मैनिपुलेशन या बिट मैनिपुलेशन के चैप्टर में हमने इसको रिव्यू किया था कि ये बिट मैनिपुलेशन जो है वो उसका ऑपरेटर है। क्या करता है, 2 बिट्स को कंपेयर करेगा, सेम है तो आंसर 0, और अगर बिट्स डिफरेंट हैं तो ये फिर क्या करता है, आंसर हमें या रिटर्न क्या करता है, 1 रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। और अब हम क्या करते हैं, अब हम देख लेते हैं कि इस टेबल को कैसे फिल करना है। तो देखिए, बड़ा आसान है, अभी हमने उसी को डिफाइन किया कि ये पहले केस में ये देखिए 0 और 0 है, तो A एक्सक्लूसिव आर बी क्या होगा यहाँ पे 0, और ये 1 और 1 के केस में भी क्या होगा 0, और 0 और 1 के केस में चूँकि बिट्स डिफरेंट है तो यहाँ भी आंसर आएगा 1, और 1 और 0 के केस में भी डिफरेंट है तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 1। तो ये क्या है हमारा बिट वाइज एक्सक्लूसिव आर। आप चाहें तो एग्जाम में ऐसे टेबल को कॉपी कर लीजिए वर्ड पे या पेंट पे जाके, और वहाँ अपना आंसर टाइप करके दोबारा कॉपी पेस्ट कर दीजिए, और आप चाहें तो इसको लाइन बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर के लिए बहुत ईजी होता है अगर आपने इसको ऐसे ही सॉल्व किया है, ठीक है। तो टेबल्स को टेबल के अंदर ही सॉल्व किया करें, तो आपके लिए जवाब लिखना भी बहुत कन्वीनियंट रहेगा, और आप महसूस करेंगे कि एग्जामिनर को चेक करना भी बड़ा आसान रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, एक्सक्लूसिव और।
क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज वी हैव ए मैट्रिक्स क्लास, ये हमारी कोई एक मैट्रिक्स की क्लास है, देन व्हाट आर दीज स्टेटमेंट्स इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। अभी कोई कोड दिया हुआ, 3 इंस्ट्रक्शन देनी है, वो कह रहे हैं कि अगर ये मैट्रिक्स की आपकी क्लास है तो ये जो नीचे स्टेटमेंट्स उन्होंने लिखी हुई हैं इनसे क्या मुराद है। तो पहली स्टेटमेंट अपनी देखिए ज़रा, यहाँ लिखा हुआ मैट्रिक्स स्पेस M1 स्पेस और पैरेंथेसिस के अंदर आपके पास M2 जो है वो गिवन है और सेमीकोलन। ये तो होगी हमारी क्लास या उसका नेम, और ये इसका मतलब यह है कि कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है मैट्रिक्स क्लास का M1, लेकिन स्पेस देके पैरेंथेसिस में हमने M2 भी दिया हुआ, तो M2 को हम पास कर रहे हैं और बता रहे हैं कंपाइलर को कि ये जो आप M1 क्रिएट करेंगे असल में इसको किस तरह का होना चाहिए, M2 का, यानी M2 की तरह होना चाहिए। तो कंपाइलर क्या करेगा, मैट्रिक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा M1 जो कि आइडेंटिकल होगा, सिमिलर होगा किसकी तरह का, M2 का, जो हमारे पास एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, ये M2 को एग्जिस्टिंग होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। अच्छा जी, सेकंड पे चलते हैं। मैट्रिक्स लिखा हुआ है, क्लास का नेम ठीक है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद स्पेस है, फिर M1 है, कॉमा स्पेस M2 है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लिखते हैं इंटीजर I कॉमा J और इंटीजर A कॉमा B। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, M1 एक है और M2 दूसरा ऑब्जेक्ट है, और कॉमा सेपरेटेड है। ठीक है, तो ये क्या है, इट्स ए डिक्लेरेशन ऑफ या क्रिएशन ऑफ, ये स्टेटमेंट्स ऑफ क्रिएटिंग 2 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ इस स्टेटमेंट में 2 ऑब्जेक्ट्स हमारे क्रिएट हो रहे हैं मैट्रिक्स क्लास के। थर्ड स्टेटमेंट देखिएगा, M1 इज इक्वल टू M2। तो इसमें क्या हो रहा है आपके पास कि लेफ्ट साइड पे जो आपके पास लिखा हुआ है M1 और राइट साइड पे लिखा हुआ है M2। तो यहाँ M2 कोई एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपकी बार क्रिएशन नहीं हो रही, लेफ्ट साइड पे क्लास नहीं लिखी हुई, बल्कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि इंटीजर A इज इक्वल टू 5 और B इज इक्वल टू A। तो आप A से क्या कर रहे हैं, B में कॉपी कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के केस में क्या होगा, यहाँ पे मेंबर वाइज कॉपी हो रही होगी, प्रोवाइडेड दैट कि हमने यहाँ पे क्लास के लिए असाइनमेंट का ऑपरेटर ओवरलोड कर लिया होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर ये कॉपी M2 कंटेंट टू M1, यानी मेंबर वाइज कॉपी है इन केस, या एज्यूम कर रहे हैं हम कि हमने ऑपरेटर ओवरलोड किया हुआ है इज इक्वल टू का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के 3 स्टेटमेंट्स गिवन है और उसमें से बताना है हमें कि वो स्टेटमेंट जो है उनसे उनका क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कहा गया कि जी व्हाट्स रॉन्ग विद द गिवन कोड या फॉलोइंग कोड स्नैपेट। कोई कोड छोटा सा दिया हुआ है और उससे पूछा गया कि क्या गलती इसमें, क्या मसला क्या है। अच्छा, हम देखते हैं कि जी INT लिखा हुआ स्पेस नम इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब ये है कि इस स्टेटमेंट में, ये जो पहली स्टेटमेंट है ये वाली, इसमें तो एक इंटीजर टाइप नम के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और 10 वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवाई हुई है। तो बज़ाहिर इस स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, सिंटैक्टिकली ये ठीक है, यानी इसका सिंटैक्स ठीक लिखा हुआ। अब अपनी दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं और उसके बाद हम कहते हैं जी कि क्या लिखा हुआ है जी, INT स्पेस PTR इज इक्वल टू एम्परसेंड नम। इसका मतलब ये है कि ये जो एक वेरिएबल ऊपर हमने डिफाइन किया उसका हम एड्रेस पास कर रहे हैं किसको, इंटीजर टाइप के एक पॉइंटर को। लग तो ये रहा इस स्टेटमेंट में, लेकिन इस देखिए PTR के लेफ्ट साइड पे कोई यहाँ पे एस्ट्रिक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई एस्ट्रिक्स नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर होगा। ये असल में क्या होगा, एक ऑर्डिनरी इंटीजर डिक्लेयर होगा और एक ऑर्डिनरी इंटीजर के अंदर हम एक और इंटीजर का एड्रेस डाल रहे हैं यहाँ से। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, कंपाइलर आपको एरर दे देगा, इस लाइन के ऊपर एरर दे देगा। और वो एरर क्या होगा, हमें पता चल रहा है कि हम एक इंटीजर के अंदर किसी और इंटीजर का एड्रेस डाल रहे हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। यानी यहाँ पे क्या है, असल में तो ये कन्वर्जन का एरर है कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में एक इंटीजर टाइप वेरिएबल का एड्रेस डाल रहे हैं। तो यानी आप एक ऑर्डिनरी इंटीजर को एक पॉइंटर ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। और चूंकि यहाँ पे एरर है तो आप देखेंगे कि नीचे जब आप आएंगे और आप उसको कहेंगे कि यहाँ पे आके कि PTR से आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ये देखिए आप यहाँ पे ये वैल्यू डी रेफरेंस कर रहे हैं। अब चूंकि ऐसा कोई पॉइंटर ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता तो कंपाइलर PTR को तो लेगा एक ऑर्डिनरी वेरिएबल,
यहाँ तक, इसको तो लेगा कि ऑर्डिनरी वेरिएबल है, और इसको वो ले लेगा कि ये आपके पास, चूँकि एक ऑपरेंड आपने लिया हुआ है, तो आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअली आप स्टैरिक्स को यूनरी ऑपरेटर के तौर पर डील कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वो आपको यहाँ भी एरर दे देगा। तो ये इस स्टेटमेंट में भी एरर है यहाँ पे कि PTR एक इंटीजर है और ये एस्टेरिस्क जो है ये असल में ली गई है एक यूनरी ऑपरेटर के तौर पे, और ऐसे आप यूनरी ऑपरेटर नहीं ले सकते इसको, एस्टेरिस्क को, वो आपके पास A इंटू बी होना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो चलिए ज़रा इसको 1 मिनट अपने कोड ब्लॉक के ऊपर भी देख लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली ये एरर जो है वो किस तरह का आ सकता है। जी, तो देखें हमने वही प्रोग्राम लिख लिया अपना, मेन int num इज इक्वल टू 10 और उसके बाद इंटीजर पॉइंटर इज इक्वल टू एम्परसैंड num, और हमने उसको डीरेफरेंस करके यहाँ पे आउटपुट करने की कोशिश की है लाइन नंबर 10 में। तो हमें यहाँ पे लाइन नंबर 8 पे एक एरर यहाँ से मिलेगा कि आप एक इंटीजर में दूसरे इंटीजर का एड्रेस नहीं डाल सकते, एक, और दूसरा यहाँ लाइन नंबर 10 पे मिलेगा कि ये जो आपने PTR इंटीजर टाइप का वेरिएबल था आपका, आपने इसके साथ यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर जो है वो ये यूज़ किया हुआ है। इसको यहाँ हम अपने कंपाइल करने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं हमारा एरर कहाँ आता है। ये देखिए एरर तो आ गया है, और यहाँ टेक्स्ट पढ़ते हैं उसकी एरर की क्या। तो यहाँ एरर आ रहा है जी कि इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम इंटीजर पॉइंटर टू इंटीजर, और क्योंकि लेफ्ट साइड पे यहाँ पॉइंटर होना चाहिए था जबकि आपने इंटीजर लिख दिया, एक थी है, और दूसरा यहाँ पे लाइन नंबर 10 पे भी एरर है, इनवैलिड टाइप आर्गूमेंट फॉर यूनरी ऑपरेटर। ये जो आपने इसको यूनरी ऑपरेटर बना दिया, एक ऑपरेंड लिया है, तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता। तो ये 2 एरर हैं हमारे इस प्रोग्राम में अगर हम इसको एज इट इज़ यूज़ करते हैं। तो अब आप सिर्फ अगर आपने हाईलाइट करना है तो आप हाईलाइट कर सकते हैं, यहाँ पे यही कहा गया कि हाईलाइट करें, तो आप बता सकते हैं कि इस लाइन पे ये वाला एरर है कि यहाँ पे कन्वर्जन का एरर है कि एक इंटीजर के अंदर हम एक इंटीजर का एड्रेस डाल रहे हैं जो कि मुमकिन नहीं है, तो इट शुड बी अ पॉइंटर, और ये अगर पॉइंटर है तो फिर ये वाला एरर ख़त्म हो जाएगा, वरना इस सूरत में ये PTR एक इंटीजर वेरिएबल है और उसके लेफ्ट साइड पर जो हम एस्ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, ये फिर क्या हो जाएगा, इन केस ये यूनरी ऑपरेटर ट्रीट होगा, जो कि ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि एस्ट्रिक्स जो है वो आपका इनफैक्ट आपका बाइनरी ऑपरेटर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाउ वुड यू डिफाइन ए मैट्रिक्स इन C++। तो देखिए मैट्रिक्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम एक 2 डायमेंशनल अरे ले लेते हैं और उससे फिर अपने मैट्रिक्स को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे जी, अ मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 डायमेंशनल अरे। जी बिल्कुल ऐसे ही हम करते हैं C++ के अंदर। अब मिसाल लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कोई एक मैट्रिक्स हमने लिया हुआ है यहाँ पे A करके, ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये देखिए इसकी 2 रोज हैं, ये 1 है और ये सेकंड है, और ये 1 2 और ये 3, तो इट्स 2x3 मैट्रिक्स इनफैक्ट, यानी 2 रोज हैं और उसके पास 3 कॉलम्स हैं। इसको मैं लैंग्वेज में अगर कन्वर्ट करना हो या लैंग्वेज में इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास क्या होता है कि हम सबसे पहले int का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद इस मैट्रिक्स का नाम चूँकि A है तो हमने यूज़ कर लिया है। ये 2 जो है वो हम किसके लिए लिखते हैं, आपकी रोज़ के लिए, और सेकंड आपकी यहाँ पे डायमेंशन आपने देनी है वो किसके लिए होती है, आपकी कॉलम्स के लिए होती है। तो 2x3 है तो हम इसको पहले यानी डायमेंशन में लिखेंगे 2, यानी पहली स्क्वायर ब्रैकेट्स में वो रोज़ के लिए होगा, और दूसरी डायमेंशन यानी दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम कॉलम्स के लिए 3 लिखेंगे। तो ये तो हमारा हो गया कि मैट्रिक्स 2x3 का होगा। अब जो वैल्यूज़ हमने ऊपर ली हुई हैं उनको कैसे डालने हैं, देना है, तो सबसे पहले एक करली ब्रैकेट्स हमने डाल दी हैं अपनी मैट्रिक्स को इनिशियलाइज करने के लिए, जो बाहर वाली हैं मैंने हाईलाइट की हैं। उसके बाद हमें एक रो जो लिखनी है 2 3 1 वाली ऊपर गिवन रो नंबर 1 जो है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक करली ब्रैकेट और ले लिया है, और जितने भी एलिमेंट्स हैं 3 यानी है यहाँ पे हमारे केस में 2 3 1, तो हमने उनको कॉमा सेपरेट करके लिख दिया है। एक रो जब हमारी लिखी जाएगी उसके बाद हम कॉमा देंगे, और उसके बाद फिर हमारी सेकंड रो है जो कि 407 है, तो उसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, एक और करली ब्रैकेट लेंगे और उसके अंदर हम 4 0 और 7 लिख देंगे। तो 2x3 का हमने मैट्रिक्स लिया है और उस मैट्रिक्स को हमने देखा है कि कैसे डिफाइन करना है लैंग्वेज में, और कैसे उनकी वैल्यूज़, कोई भी हमने सैंपल ले लिए हैं और जो हमने एग्जाम्पल में लिया है मैट्रिक्स, उसकी वैल्यूज़ हमने इनिशलाइज भी करवा दी हैं। तो ये इतना ही क्वेश्चन था, आपने कैसे लैंग्वेज में डिफाइन करना है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द कोड टू डिक्लेयर अ फ्लोट वेरिएबल। आपने एक तो फ्लोट का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसमें क्या वैल्यू स्टोर करनी है, पाई की, जो कि 3.141529 है। उसके बाद आपको कहा जाता है कि आप डिस्प्ले कीजिए वैल्यू को आप टू 2 डेसिमल प्लेसेस,
यानी एक आपने ये काम करना है डिक्लेरेशन का, और एक आपने काम करना है ये जो पाई की वैल्यू आपने स्टोर करनी है, और उसके बाद फिर आपने उसको डिस्प्ले करना है कितना, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो ये काम हमें करने हैं, ठीक है। तो आप में से जो लोग कह रहे हैं कि जी सेट प्रिसीजन है, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। हम अपना मैनिपुलेटर यूज़ करेंगे और जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक हमें आंसर डिस्प्ले करना है या वैल्यू डिस्प्ले करनी है पाई की, तो वो हम कर सकते हैं। एक्चुअली सेट प्रिसीजन यही करता है। तो सबसे पहली हमारी स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए जी, कि हम पाई डिक्लेयर करेंगे फ्लोट और उसको कहेंगे 3.141529। तो हम अपनी पहली स्टेटमेंट में यही कह रहे हैं, पाई को हम डिक्लेयर कर रहे हैं। और दूसरी स्टेटमेंट में क्या कहेंगे, सी आउट, और उसके बाद सेट प्रिसीजन अपना कॉल करेंगे, उसमें 2 पास करेंगे क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए, और उसके बाद अपना पाई का जो वेरिएबल है ये हम पास कर देंगे उसको, यानी दिस वन। और उसके बाद हमारी जो पाई की वैल्यू है वो 3.14 डिस्प्ले हो जाएगी। एक्चुअली रिक्वायर्ड ये है 3.14, यहाँ तक रिक्वायर्ड है। तो स्टेटमेंट हमारी क्या बनेगी जी, सी आउट, सेट प्रिसीजन हमने कॉल किया, उसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक हैं, तो ये देख लिया हमने 2 वैल्यू दे दी यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम अपना ये पाई का जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया ऊपर उसको हम कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ ये इतनी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी 3.14 तक। चले, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 लाइंस की स्टेटमेंट हमारी बनी और हमने डायरेक्टली अपनी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लिखती हैं, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे इस तरह से लिखूँ ताकि वहाँ पे आपके पास एडिटर या आईडी नहीं होगी। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है अपने एग्ज़ाम की, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर जो है इस तरह से लिखने शुरू करें। यानी अब आपके पेज जो है या आपका जो वाइट बोर्ड है या प्रैक्टिस शीट है जो भी आपकी है, या आपका इवन विन वर्ड के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपने ऐसे स्टेटमेंट्स लिखनी है, लोअर अपर केस आपने देख लेने हैं और सारे कीवर्ड्स का आपने ख्याल रखना है। तो उसमें क्योंकि यही कन्वेंशन फॉलो होती है एग्जाम में, और हमने भी कोशिश की है कि आपके साथ यही रखें, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम थोड़ा बहुत एडिटर यूज़ कर लेंगे, लेकिन बेहतर ये है कि हम उसको यहीं से देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द ऑपरेटर ओवरलोडिंग, गिव इट्स सिंटैक्स। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मुख्तसर आपको बता देता हूँ। वैसे आप सब जानते हैं कि आम जितने भी हमारे पास ऑपरेटर हैं, यानी प्लस है, माइनस है, इज इक्वल टू है, मल्टीप्लिकेशन है, यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, इवन बाकी जो ऑपरेटर्स भी हैं, न्यू और डिलीट तक भी आप कह सकते हैं, मेमोरी एलोकेशंस के लिए भी, वो सारे बाय डिफ़ॉल्ट क्या हैं, जितने भी हमारे बिल्ट इन या नेटिव डेटा टाइप्स हैं उनके लिए ओवरलोडेड हैं। ठीक हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी यूज़र की डिफाइंड टाइप को बनाते हैं, हम अपनी कोई क्लास लिखते हैं, और हमें अपनी क्लास लिखने के लिए हमें हमारे ऑपरेटर्स को बताना पड़ता है कि हमारी क्लास को कैसे ट्रीट करना है या हमारी क्लास के ऑब्जेक्ट्स को कैसे ट्रीट करना है। मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। आपको याद होगा आपने कॉम्प्लेक्स की एक क्लास बनाई थी, तो आपने ऑब्जेक्ट उसका कैसे बनाया था, मिसाल के तौर पे 2 + 5 आयोटा। अब अगर ऑर्डिनरी सी आउट को मैं ये ऑब्जेक्ट दे दूं जो कि 2 + 5 आयोटा है, तो वो इसको प्रिंट नहीं कर सकता। ऑर्डिनरी जो मेरा सी आउट है वो इसको प्रिंट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ऑर्डिनरी सी आउट मेरे बिल्ट इन जो डेटा टाइप्स हैं उनके साथ काम करता है और उनके लिए पहले से ओवरलोडेड हुआ है, यानी उन सबको वो प्रिंट कर सकता है। मेरी क्लास को प्रिंट उसको करना होगा तो मुझे उसको बताना पड़ेगा, मुझे उसको इसका मीनिंग बताना पड़ेगा। इनफैक्ट तो 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, या तो आप इसको मीनिंग से याद रख लीजिए, और या फिर आप इसको बिहेवियर से याद रख लीजिए कि आप उसको मीनिंग देते हैं, उसको उसका बिहेवियर चेंज करते हैं अपनी डेटा टाइप के लिए, अपनी टाइप के लिए, यूज़र टाइप के लिए। इनफैक्ट ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका ओवरलोडिंग। और जिस ऑपरेटर के साथ आप करेंगे, आप ये समझ लीजिए आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे हैं। अब ऑफिशियली देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है उसमें आप क्या करते हैं, एक स्पेशल मीनिंग देते हैं। ये हम बात कर रहे हैं, आप एक मीनिंग देते हैं, आप इम्प्लीमेंट करते हैं, बताते हैं कि एक्चुअली उस ऑपरेटर का बिहेवियर क्या होगा, उस ऑपरेटर ने काम कैसे करना है, किसके साथ, यूज़र की टाइप के साथ। तो आप बता देते हैं कि ये मेरी जो डिफाइंड टाइप है उस टाइप का ये एक ऑब्जेक्ट है और इसने ऐसे काम करना है, इसको आपने ऐसे प्रिंट करना है। अगर मैं इसके साथ असाइनमेंट यूज़ कर रहा हूँ ऑपरेटर, तो आपने इसको ऐसे असाइन करना है। तो ये चीज़ें आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी, और ये प्रोसेस क्या है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। सेकंड उसका पार्ट है, उसमें ये कहा गया कि गिव इज सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स भी देना होगा हमें। तो सिंटैक्स के लिए हम देखते हैं कि जी क्या चीज़ होती है। तो हमें जनरल या जेनेरिक सिंटैक्स देना है, किसी प्रॉपर या किसी स्पेसिफिक ऑपरेटर का नहीं कहा गया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने रिटर्न टाइप लिखनी होती है, उसके बाद आप ऑपरेटर जो है उसका कीवर्ड लिखते हैं,
और उसके बाद फिर आप वो सिंबल डालते हैं। यानी यहाँ के केस में मिसाल के तौर पे हो सकता है हम प्लस का ऑपरेटर कर रहे हैं तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस के कर रहे हैं माइनस आ जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं तो इज इक्वल टू आ जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हमने टाइप बता दी कि ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है ये एंड पे टाइप रिटर्न क्या करेगा, तो ये आमतौर पे क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑपरेटर का सिर्फ कीवर्ड हमने दे दिया, उसके बाद सिंबल हमने बता दिया कि किस सिंबल को या किस ऑपरेटर को करना है, प्लस है माइनस है इज इक्वल टू है। के बाद फिर डिपेंड करता है कि हम उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं और ऑपरेटर्स कितने वो ऑपरेंड लेगा या पैरामीटर्स लेगा वो हम यहाँ पे देंगे। और उसके बाद फिर ये हमारी क्या हो गई है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की एक सिंटैक्स हो गई है, सिंपल से। ठीक है, यही हमें कहा गया था कि आप बताइए इसकी जनरल सिंटैक्स क्या है। तो यूं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक जो थे ये सारे 3 नंबर के क्वेश्चन थे, 3 मार्क्स ईच। और अब हम मूविंग फॉरवर्ड 7 से जो 10 तक करेंगे वो थोड़े से लेंथी क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 मार्क्स के हैं, वो आपको स्टेटमेंट से भी पता चल रहा होगा। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि समराइज ही कंटेंट लें, आप चाहें तो 1-2 लाइनें 1-2 चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना भी अगर लिखेंगे तो टू द स्पेसिफिक ये आपका आंसर है, गलत भी नहीं होगा इंशाल्लाह, मार्क्स की डिडक्शन भी नहीं होगी। मैं अपनी डिग्रीज़ में इतने ही लिखा करता था अल्हम्दुलिल्लाह, और 98-99 जो है वो मैंने अचीव किए हैं इसी तरह से स्पेसिफिक यानी चीज़ें लिख के और टू द पॉइंट और आंसर्स लिख। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इफ़ वी कॉल दिस फंक्शन बाय पासिंग या यूजिंग इंटीजर 5। तो हमें एक फंक्शन दिया गया, असल में तो ये टेम्परेट लिखा हुआ है, तो ये आपको ये वर्ड बता रहा है कि ये कोई टेम्परेट फंक्शन है, क्योंकि आपको नहीं पता कि नीचे पैरामीटर्स किस तरह के होंगे, तो आपने अपने आप को टाइप से इंडिपेंडेंट करने के लिए एक टेम्परेट फंक्शन लिखा हुआ है। लेकिन इस फंक्शन को आप कॉल करेंगे जब, तो आप पास क्या करेंगे, इंटीजर 5। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, इनफैक्ट मैं अगर इसको यानी ड्राई रन करना चाह रहा हूँ और मैं यहाँ पे अपने पास रफ में लिख लेता हूँ कि असल में ये क्या है, एक इंटीजर टाइप का नंबर है, या इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 5, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये इंटीजर एक्स, बल्कि ऐसा ही लिख लीजिए, इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, तो अब हमारे पास इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 5 है। तो अब यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट के ऊपर जब आप आते हैं तो अब आप क्या लिख सकते हैं जी, क्या देख रहे हैं इनफैक्ट कि ये रिटर्न हुई है, ये तो कीवर्ड हो गया। 1/x का मतलब ये है कि हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/5। तो इसका मतलब ये है कि हम 1/5 रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही है। जो लोग ऐसा समझ रहे हैं शायद वो ज़रा जल्दी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 1/5 को कंपाइलर ऐसे थोड़ी भेजेगा, वो इसको एवेल्यूएट करेगा। तो 1/5 जो है वो जब आपका एवेल्यूएट होगा तो आपका आंसर भला क्या आएगा, 0.20। और 0.20 जो है, क्या ये एक इंटीजर में जा सकता है? अगर आप लिखते हैं या असाइन भी करने की कोशिश करते हैं, INTA इज इक्वल टू 0.4, इसको ज़रा कंपाइल करके चेक कीजिएगा, ए को प्रिंट कीजिएगा क्या आता है। वो 0 ले लेगा पॉइंट से पहले पहले की और बाकी को ड्रॉप कर देगा, क्योंकि इंटीजर है, उसने होल नंबर लेने हैं। उसका बिहेवियर ही है कि वो होल नंबर लेगा, डेसिमल या रियल नंबर्स को वो नहीं लेता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम इंटीजर टाइप ले रहे हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये वाला पोर्शन ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, लेफ्ट तक, और इसको ड्रॉप कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम 0 ले रहे हैं और रिटर्न फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, 0। और ये रिटर्निंग स्टेटमेंट जहाँ पे भी कहीं जा रही है वहाँ पे भी 0 रिटर्न कर रही है। और अगर वो किसी स्टेटमेंट में प्रिंट हुई हुई वैल्यू तो भी क्या प्रिंट हो जाएगी, 0। तो ये आपने ख्याल रखना है। और यहाँ हमने यही लिखा हुआ है कि दिस आउटपुट विल बी 0, या जो आउटपुट जाएगी रिटर्न होगी वैल्यू वो क्या जाएगी, 0। और आप चाहें तो साथ में इसी तरह जैसे हमने कोशिश की है ड्राई रन लाइन बाय लाइन आपको बता दिया है, आप चाहें तो इसका एक छोटा सा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। सिंस विल पास द इंटीजर 5 टू आवर टेम्पलेट फंक्शन, सो द x विल बी 5, और वंस इट्स स्टेटमेंट्स return 1/x will be evaluated as 1/5, which ultimately will be computed as 0.20. So since our number is integer, we are passing an integer parameter. 0.20 cannot be assigned to that parameter. Hence, the compiler will take only 0 before the decimal and that 0 will be returned finally. ठीक है, तो आउटपुट अगर हमें करनी हो या इसको रिटर्न कर रहे हो तो जिस फंक्शन में ये वैल्यू कॉल जाएगी वहाँ पे 0 जाएगा, और आउटपुट अगर हो रही है तो भी 0 आउटपुट होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, आउटपुट हमने डिटेक्ट करनी थी क्या।
क्वेश्चन नंबर 8 है, सपोज ए प्रोग्राम हैज़ ए मैथ क्लास। ये अपने साथ साथ कुछ कीवर्ड्स जो हैं यहाँ हमने कहीं की नहीं यूज़ की, चूँकि हम चाह रहे थे कि आप खुद करें इस चीज़ को, जैसे हमने ऑब्जेक्टिव में कोशिश की थी और आपको प्रैक्टिस भी करवाई थी। तो मैथ क्लास है हमारी और उसके बाद एक ही डाटा मेंबर है नंबर नाम का। राइट इन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, ये दो चीज़ें हमें लिखनी है, ऐसे याद रखिएगा। ऑफ ऑपरेटर फंक्शन टू ओवरलोड फॉर दिस क्लास। तो हमें इस क्लास के लिए क्या करना है, ऑपरेटर ओवरलोड के लिए एक फंक्शन लिखना है। तो हम क्या से लिखेंगे, क्लास का कीवर्ड यूज़ करेंगे और मैथ की क्लास है ऊपर आप देख सकते हैं, तो मैथ का यानी मैथ लिखा हमने, उसके बाद फिर क्लास का ब्लॉक शुरू किया और पब्लिक हमने लिखा कीवर्ड या एक्सेस मॉडिफायर। उसके बाद हमने फिर क्या किया है, अपने फंक्शन की डिक्लेरेशन लिख रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी, ये क्या फंक्शन की डिक्लेरेशन है। हम बता रहे हैं कि जी मैथ टाइप का एक ऑब्जेक्ट हम रिटर्न करेंगे, ऑपरेटर का हमने कीवर्ड लिखा और उसके बाद किस ऑपरेटर को हम ओवरलोड कर रहे हैं वो हमने यहाँ पे ऑपरेटर लिखा और उसके बाद हम इसी क्लास का एक और ऑब्जेक्ट, ये जो एम हमने लिखा हुआ, इसका कांस्टेंट रेफरेंस पास करेंगे। जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वो हम पास करेंगे उसका कांस्टेंट रेफरेंस। इस क्लास के लिए हमने ये ऑपरेटर ओवरलोड करना है, उस क्लास का जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा वो हमने क्या, सेकंड जो ऑपरेंड होगा वो हम पास करेंगे कांस्टेंट रेफरेंस के थ्रू। और यही डेफिनेशन है, यानी यही तरीका है। और उसके बाद फिर हमने कहा कि एक ही चूँकि उसका डेटा मेंबर है नंबर के नाम का, तो नीचे देखिए प्राइवेट इंटीजर नंबर, एक ही डेटा मेंबर लिया हुआ है। तो यूँ ये क्या होगी, क्लास की डिक्लेरेशन होगी। अब सेकंड हमें कहा गया डेफिनेशन भी लिखे, तो अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं और डेफिनेशन भी लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ क्लास से बाहर आके लिखी है, आप क्लास के अंदर भी लिख सकते हैं। एनीवेज, तो ये सबसे पहले जो मैथ लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये क्या है, रिटर्न टाइप है। ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा फंक्शन। ये हमारी क्या है, सेकंड जो मैथ लिखी हुई है मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये हमारी क्लास है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिटर्न टाइप है, क्योंकि फंक्शन है पहले रिटर्न टाइप आएगी, उसके बाद कॉलन कॉलन, उसके बाद ऑपरेटर का कीवर्ड है और उसके बाद हम इसी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं प्लस। और हमने कहा जो ऑपरेंड हमने भेजना है, जो पैरामीटर भेजना है वो कांस्टेंट रेफरेंस है और वो एम भेजने इसी क्लास का, यहाँ पे एम कैपिटल आना है, टाइप हो गया ये। तो इसी क्लास का क्या आना है, ऑब्जेक्ट आना, तो इसलिए हमने उसको एम यहाँ पे कांस्टेंट रेफरेंस से पास कर दिया। हम क्या कर रहे हैं, नीचे एक मैथ क्लास का ही एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और इस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट के अंदर भी फिर ये वाला नंबर डेटा मेंबर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि क्लास के अंदर एक डेटा मेंबर है नंबर के नाम से। और इस क्लास का अगर ऑब्जेक्ट टेम्प है तो टेम्प के पास भी डेटा मेंबर नंबर के नाम से ज़रूर होगा। तो हम कह रहे हैं कि टेम्प डॉट नंबर इज इक्वल टू जो करंट ऑब्जेक्ट है उसका हमने दिस पॉइंटर यूज़ कर लिया है और प्लस ऑपरेटर, और जो हम यहाँ से ऊपर से अपना दूसरा ऑपरेंड भेज रहे हैं वो कांस्टेंट रेफरेंस से, उसका भी हमने डेटा मेंबर एक्सेस कर लिया है नंबर का, तो उन दोनों का प्लस होगा। और उसके बाद जब वो हो जाएगा तो फिर वो टेम्प में आ जाएगा और टेम्प को हम रिटर्न कर रहे हैं। और टेम्प क्या है ये देख लीजिए, क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट है और यही हमने कहा था कि हम रिटर्न क्या करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट। तो क्लास का ऑब्जेक्ट ही रिटर्न हो रहा होगा। तो यूँ हमने ये लिख लिया फंक्शन। तो यूँ हमने अपने इस क्लास के लिए ऑपरेटर जो था प्लस उसको ओवरलोड कर लिया है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप भी इसको 2 बार लिख लीजिएगा अपनी किसी पेज के ऊपर, क्योंकि आपको टाइप करना होगा, वहाँ पे एडिटर नहीं होगा। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम की कन्वेंशंस को ही फॉलो करें, उसी इन्वायरमेंट को फॉलो करें, ताकि आपको यहाँ से एडिटर में तो लिख लेते हैं, वहाँ जाके स्विच करना या लिखना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और इसी तरह ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, ऐसे ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा एग्ज़ाम की। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट ए C++ प्रोग्राम दैट कंटेन्स ए क्लास माई क्लास। तो एक आपको प्रोग्राम लिखना है पूरा और उसमें एक आपको माई क्लास की क्लास बनानी है। 2 डेटा मेंबर्स हैं उसके और दोनों की टाइप क्या है, इंटीजर है। और ये बुनियादी इन्फॉर्मेशन आप क्लास से मिलेगी कि हमें क्लास कैसे बनानी है। अब क्लास के अंदर मस्ट हैव रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो ध्यान से देखिएगा। जो क्लास बनानी है ये तो उसकी कुछ बुनियादी चीज़ें हमें पता चल गई हैं। 2 इंटीजर होंगे हमारे पास, ये इंटीजर टाइप के डेटा मेंबर्स होंगे और नाम उसका माई क्लास होगा। तो अभी तक स्टेटमेंट से हमें 2 चीज़ें पता चली हैं। अब ये कह रहे हैं कि मस्ट हैव, क्लास में क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं और होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए वो कह रहे हैं कि जी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो क्लास में और वो इनिशियलाइज करे डेटा मेंबर्स को।
तो इसका मतलब ये है कि हम ये काम करेंगे थ्रू आर कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर हम खुद लिखेंगे फिर, चूँकि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्ट हम अगर नहीं लिखते, कंपाइलर लिखता है, तो उससे वो वैल्यू कुछ भी गार्बेज वगैरह भी हो सकती है, लेकिन हमें कहा गया कि ये प्रॉपर मीनिंगफुल वैल्यूज अगर आप देखें उनसे उसको इनिशलाइज कराएं, और चूँकि इंटीजर है तो हम इसको 0 से इनिशलाइज करवा सकते हैं। 0 एक मीनिंगफुल वैल्यू है, ठीक हो गया, एक काम हमें ये करना है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, सेटर फंक्शंस लिखते हैं अपने दोनों डेटा मेंबर्स के, और गेटर फंक्शन लिखते हैं। तो आसान है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्लास नहीं है, असल में ये बेसिक क्लास ही है और उसके बेसिक मेथड्स ही हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास का ज़रा ढांचा लिखते हैं, और उसके बाद फिर कंस्ट्रक्टर से ही अपनी पहली रिक्वायरमेंट है कि कंस्ट्रक्टर से दोनों इंटीजर टाइप के जो वेरिएबल्स हैं उनको एक मीनिंगफुल वैल्यू से इनिशलाइज भी करवाते हैं। तो पहली हमारी रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्टर लिखने की, ठीक है, और वैल्यूज़ को इनिशलाइज करवाने की। तो हम करेंगे ये कि सबसे पहले क्लास का ढांचा लिखेंगे, क्लास का कीवर्ड आ गया, और हमें कहा गया था माई क्लास आपने लिखनी है, तो उसके बाद ब्लॉक स्टार्ट हुआ। ये देखिए पब्लिक हमने एक्सेस मॉडिफायर यूज़ किया, और ये हमने अपने 2 सेटर लिखे। हम रिटर्न कुछ नहीं करवा रहे, तो हम इसलिए वॉइड टाइप की फंक्शन ले रहे हैं। एक वेरिएबल को हम सेट कर रहे हैं, उसके सेट से स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके बाद वेरिएबल 1 है, आप कोई भी और नाम दे सकते हैं, और जिसको हम सेट करना है उसके लिए हम उस फंक्शन को एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर पास कर रहे होंगे, क्योंकि हमने जो वैल्यू सेट करवानी है वो पास करेंगे, और वो फिर हमारे वेरिएबल 1 को सेट हो जाएगी। इसी तरह से हम सेट वेरिएबल 2 को भी हम इसी तरह यूज़ करेंगे कि वर्ड सेट वेरिएबल 2, और उसके बाद एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर हम उसको भी भेजेंगे, और ये असल में क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल 2 को सेट करेगा, और जो हमारा ये वाला फंक्शन है ये वेरिएबल 1 को सेट करेगा असल में। तो हमने दोनों के सेटर लिख दिए। अब अगर वैल्यू सेट हो गई है तो इसका मतलब है कि वैल्यू रिटर्न करनी है, गेटर भी लिखनी है। तो गेटर के लिए देखिए हम वैल्यू को गेट कर रहे हैं तो फंक्शन हमें कुछ रिटर्न कर रहा होगा, तो गेटर की रिटर्न टाइप होगी इंटीजर, क्योंकि वो फंक्शन कुछ हमें रिटर्न कर रहा होगा। इसी तरह हम लिख लेंगे गेट वेरिएबल 1, और हम उसको कुछ पास नहीं कर रहे हैं इसलिए पैरामीटर बिल्कुल खाली है, और गेट वेरिएबल 2 का जो फंक्शन है जो दूसरा वेरिएबल रिटर्न करेगा हमें, तो उसका भी कोई पैरामीटर नहीं होगा। तो यूँ हमने क्लास का ढांचा लिख लिया, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने गेटर लिख लिए हैं और सेटर लिख लिए हैं। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि जो असल हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो थी कि एक कंस्ट्रक्टर लिखें डिफ़ॉल्ट जो कि वैल्यूज़ को इनिशलाइज करवाए। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर लिखा है। कंस्ट्रक्टर आपको पता उसकी रिटर्न टाइप नहीं होती, तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, नाम उसका वही होगा जो आपकी क्लास का नाम है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और उसके बाद फिर उसका ब्लॉक है, तो इसमें दोनों डेटा मेंबर्स आपके वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2, ये दो हमारे डेटा मेंबर्स आप देख सकते हैं, इनको वैल्यू इनिशलाइज करवाई हुई है 0 से। ये मैं कहा गया था कि एक मीनिंगफुल जो वैल्यू आपने इनिशलाइज करवानी है। एक इसका तरीका और भी है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और उसके बाद दूसरा इसका तरीका ये होता है कि आप इसके लिए इनिशलाइजर लिस्ट जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीका क्या होगा, माई क्लास लिखेंगे आप, और उसके बाद कॉलन लिखेंगे, और पहला वेरिएबल जो भी आपने लिया हुआ और पेरेंथेसिस के अंदर आप 0 डालेंगे, ये वाला 0 और ये 0 इन दोनों के एक ही मतलब है। इसी तरह कॉमा डालेंगे, फिर आपका दूसरा वेरिएबल है और ये पेरेंथेसिस के अंदर 0 लिखेंगे, उससे मुराद बेसिकली यही होगी कि ये वेरिएबल 2 जो है वो 0 से इनिशलाइज हो गया। और आगे आप जो ब्लॉक लिखेंगे वो एम्प्टी लिखेंगे आप, ठीक है, यानी करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद क्लोज कर देंगे। तो यूँ आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी मेंबर इनिशलाइजर लिस्ट जो है उसके थ्रू दोनों वैल्यूज़ को आप इनिशलाइज करवा सकते हैं। तो अब हमने लिखने हैं अपने सेटर फंक्शंस, ठीक है, प्रोटाइप या डिक्लेरेशन हमने लिख दिया है, सिर्फ पब्लिक सेक्शन है उसके अंदर आपने देखा होगा, प्रोटोटाइप हमने लिख लिया। तो हमने फंक्शंस की डेफिनेशन लिखनी है सेटर्स की। तो वो कैसे लिखेंगे, हमने कहा कि सेटर फंक्शन है, कुछ रिटर्न तो नहीं करेगा, सेट वेरिएबल उसका नाम है, एक इंटीजर पैरामीटर हम उसको पास करेंगे, यूज़र इनपुट कर सकता है, हम खुद क्रिएट करते हुए पास कर सकते हैं। और जैसे ही जो एक्चुअली पैरामीटर पास होगा वो क्या करेगा, वो उसको हम असाइन कर देंगे अपने वेरिएबल 1 को। वेरिएबल 1 इज इक्वल टू ए, और यानी जो इंटीजर ए हम वैल्यू ले रहे हैं या इस फंक्शन को, इस सेटर फंक्शन को पास कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम दूसरा अपना सेटर लिखेंगे सेट वेरिएबल 2, और वहाँ इंटीजर बी हमने लिया हुआ है, और बी को जो वैल्यू पास कर रहे हैं हम किसी भी जरिए से वो वेरिएबल 2 में जा रही है। तो हमारे दोनों वेरिएबल जो है ये सेट हो रहे हैं, या सेटर फंक्शन हमारे दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पे असाइन करवा रहे हैं, मीन से आ रही है, डेफिनेशन से, या क्रिएशन के टाइम पे, या फिर यूज़र इनपुट से। थर्ड हमारी रिक्वायरमेंट थी कि आपने गेटर भी लिखने हैं। तो अभी हम देखते हैं कि गेटर हमारे कैसे लिखे जाएंगे। चूँकि गेटर हैं
गेटर से मुराद कोई वैल्यू रिटर्न करेंगे, क्या वैल्यू रिटर्न करेंगे, इंटीजर टाइप की। ये गेट वेरिएबल उनका नाम है, और हमने चूँकि उनको कुछ पास नहीं करना, वो सेटर में हमने पास किया था, इसलिए कोई पैरामीटर हम नहीं देंगे। और ये फंक्शन रिटर्न करेगा क्या, जो पहला वेरिएबल था हमारा क्लास का उसको रिटर्न कर देगा। तो ये हमारा गेटर होगा फर्स्ट के लिए, यानी फर्स्ट वेरिएबल के लिए, और ऐसे ही सिमिलर हमारा गेटर होगा या गेटर फंक्शन होगा हमारे दूसरे वेरिएबल के लिए, वो दूसरे वेरिएबल को रिटर्न कर देगा। तो ये हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट थी कि आपने गेटर भी लिखने हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा लेंथी था लेकिन ये था, आसान था। क्वेश्चन नंबर 10, इज इट पॉसिबल टू डिफाइन बिलो फंक्शन इन C++ प्रोग्राम। तो यहाँ कुछ देखना है कि क्या पॉसिबिलिटी है, नीचे जो हमें कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं। इन ईदर केस, ये देखिए पूछा गया कि अगर आप कहते हैं कि जी यस लिखे जा सकते हैं तो भी, और अगर आप कह रहे हैं कि जी नो नहीं लिखे जा सकते, इन दोनों सूरतों में आपको जस्टिफाई करना होगा, जस्टिफाई योर आंसर। ये दो फंक्शन हैं, अगर ये एक ही प्रोग्राम में यूज़ किए जा सकते हैं तो भी आप बता दीजिए यस, और रीज़न बता दीजिए कि यूज़ किए जा सकते हैं तो क्या रीज़न है, क्या जस्टिफिकेशन है, आप कैसे कह सकते हैं कि यस यूज़ किए जा सकते हैं। और इन केस अगर आप कहते हैं जी नहीं यूज़ हो सकते या हम इनको एक प्रोग्राम में डिफाइन नहीं कर सकते, तो फिर आप बताइए कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता। अभी हम सबसे पहले ज़रा फंक्शंस पे गौर कर लेते हैं। रिटर्न टाइप नहीं दी हुई तो चलो हम सपोज कर लेते हैं कि वॉइड है, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। यानी मैं सपोज कर रहा हूँ कि रिटर्न टाइप नहीं दी तो वॉइड है, फंक्शन का नाम माई फंक्शन और माई फंक्शन। तो लग रहा है कि ये फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही है। असल में तो एक ही फंक्शन है, 2 दफ़ा लिखा गया, लेकिन चलिए आप कह लीजिए 2 फंक्शन है सेम नेम में। इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स या टाइप्स ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होगी, यही हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग में, यही करते हैं, यही डेफिनेशन है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक इंटीजर वेरिएबल x जा रहा है पैरामीटर के तौर पे, एक इंटीजर वेरिएबल y जा रहा है। अब दूसरी जो डेफिनेशन है उसमें अगर आप देखें तो एक इंटीजर वेरिएबल का रेफरेंस जा रहा है और दूसरे इंटीजर वेरिएबल का रेफरेंस जा रहा है। यूँ लग रहा है कि जैसे ये जो स्टेटमेंट है ये फंक्शन कॉल है बाय वैल्यू, आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, और ये जो दूसरी है ये हमारी क्या है, बाय रेफरेंस है। अच्छा, अब यहाँ पे होगा क्या, कंपाइलर जब इसको इंटरप्रेट करेगा तो वो ये देखेगा ये फंक्शन सेम है और पैरामीटर भी सेम है। वो सिर्फ x और %x और y और %y पे इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, यानी वो इस चीज़ को और इस चीज़ को वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेगा, और वो एरर दे देगा आपको कि अब आपने ये डिफाइन कर दिया। इसके बाद जब आप सोचिए ज़रा कि आप माई फंक्शन को, नीचे आपका ये कहीं प्रोग्राम है और यहाँ पे आप कह रहे हैं माई फंक्शन, और आप कोई 2 इंटीजर दे रहे हैं a और b, ठीक है। तो ऐसे जब आप माई फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो कंपाइलर के लिए बड़ी कन्फ्यूजन है, वो इसको कॉल करे इस फंक्शन को या इस फंक्शन को कॉल करे, क्योंकि महज यहाँ पे वो देख रहा है कि ये बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस है और ये दोनों सिंटैक्स बिल्कुल ठीक हैं। तो खाली इस बुनियाद पे कि सिर्फ रेफरेंस की बेस के ऊपर दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेगा, और अगर ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेगा तो यहाँ पे कह देगा कि फंक्शन की जो कॉल है वो मेरे लिए क्या है, एम्बिगुअस है, यानी आई एम नॉट क्लियर, आई एम कन्फ्यूज्ड कि आपने कौन सा फंक्शन कॉल किया है, आई एम अनक्लियर, मैं दोनों में से कोई भी कॉल नहीं कर पा रहा। नंबर ऑफ़ पैरामीटर कम ज़्यादा होते तो शायद सूरत-ए-हाल और होती, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ़ पैरामीटर सेम है और कदरे कुछ टाइप ऑफ पैरामीटर भी किसी हद तक सेम है, इन द सेंस कि यहाँ पे रेफरेंस पास हुआ हुआ है, और वो रेफरेंस आपको पता है, अगर रेफरेंस की भी आप डेफिनेशन देखें तो वो भी ये कहती है कि रेफरेंस उसी वेरिएबल का दूसरा नाम है। तो इसका मतलब ये है कि जो रेफरेंस है वो अगर सेकंड नेम ट्रीट हो रहा है तो फिर भी प्रॉब्लम है, एलियस ट्रीट हो रहा है तो फिर भी प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि नीचे भी फिर एक्स ही ट्रीट हो रहा है। तो दोनों सूरतों में यानी कंपाइलर जो है वो अब कंफ्यूज है, उसके लिए एम्बिग्विटी है, उसके लिए चीज़ें क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे हमें एरर मिलेगा कि कॉल टू दिस फंक्शन ये क्या है, एम्बिगुअस है, ये क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है जब भी आप फंक्शन कॉल करेंगे अपने प्रोग्राम में माई फंक्शन का। अब देख लेते हैं कि स्टेटमेंट इसकी लिखनी कैसे, आप अपनी भी बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, जैसे आपको आसान लगे। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो हम दोनों फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते एक ही प्रोग्राम के अंदर इन द सेम स्कोप बिकॉज द कंपाइलर डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन देम
बेस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन, ये वेदर के बाय रेफरेंस है या बाय वैल्यू है, यानी सिर्फ इसकी बुनियाद के ऊपर कि x और एम्परसेंट x, y और एम्परसेंट y, इसकी बुनियाद पे ये वो कंपाइलर इन दोनों फंक्शंस कॉल को अलग अलग नहीं कर सकता, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। और हमारे पास फंक्शन एम्बिग्विटी का या फंक्शन एम्बिगवस कुछ इस तरह का एरर आएगा। तो अभी क्विकली काम करते हैं, मैं आपकी आसानी के लिए कि आपको थोड़ा इसका आइडिया हो जाए, तो मैं आपको ये प्रोग्राम जो है कोड करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाए कि ये हमें एरर जो है वो किस तरह का रिटर्न होगा। तो ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये आपकी पहली स्टेटमेंट है जिसमें हम इंटीजर a इंटीजर b पास कर रहे हैं, यानी कॉल बाय वैल्यू आप कह सकते हैं, और ये कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन वही है, हमने सिर्फ वर्ड की रिटर्न टाइप जो है वो ऐड किया है यहाँ पे दोनों के साथ। और यहाँ पे हम दो कोई भी और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, मैंने नेम वो यूज़ किया, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक्स वाई भी कर सकते हैं। और यहाँ मैंने इसको कहा कि जी अच्छा आप फंक्शन कॉल कर दो और a, b, यानी दो पैरामीटर भी दे दिए हैं जो ऊपर हमने यहाँ पे बताया लाइन नंबर 4 में। और अगर आप देखें तो मैंने दोनों फंक्शंस के कुछ डेफिनेशन भी लिख दी है नीचे, कुछ भी नहीं लिखा, सिंपली ये कहा कि अगर ये कॉल हो जाती है तो आई एम कॉल बाय वैल्यू, और ये अगर कॉल होती है तो हम कहते हैं दूसरे फंक्शन की जो डेफिनेशन लाइन नंबर 5 में हमने लिखी हुई है, ये होता है तो हम कहते हैं जी प्रिंट कर देते हैं कॉल बाय रेफरेंस, सिंपल। अगर ये ऐसा होता है तो इनको करते हैं ज़रा कंपाइल। अब देख रहे हैं एरर आ गया, और ये एरर क्या है ये आप देख सकते हैं कि फंक्शन कॉल जो है वो क्या है, एम्बिगुअस है। तो ये आप एग्जैक्टली एरर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और अगर बाकी आप यानी ये प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, यानी आपके एग्जामिनर को लगेगा कि आपने चीज़ें वाकई थारोली पढ़ी हुई हैं और प्रोग्राम की हुई हैं। तो ऐसे जो प्रोग्रामिंग आउटपुट के क्वेश्चंस होते हैं उनको भी देखा करें, और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो एरर डिटेक्शन के, तो इसमें तो आप ज़रूर यानी जो भी एग्जाम्पल ये क्वेश्चन यू कम अक्रॉस विद, कोड दैट इनटू द प्रोग्राम एंड देन कंपाइल इट। तो जो एरर आएगा जिस लाइन पे आएगा, उस पर्टिकुलर लाइन को, उस जगह को, उस एरिया को, उस कंस्ट्रक्ट को, या उस पीस ऑफ कोड को, उस वेरिएबल को, उस ऑपरेटर को, फंक्शन को, जो भी चीज़ है वो, उसके बारे में जो एरर आ रहा है वो आपको पता चल गया। आप चाहें तो कुछ अल्फाज एक इस्तेमाल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप वही वाला मैसेज वहाँ शो कर सकते हैं। इन आर केस हम बता सकते हैं कि जी फंक्शन कॉल जो होगा ना यहाँ पे लाइन नंबर 12 पे, या वैसे भी चले, ये फंक्शन कॉल जब भी होगा तो वो कंपाइलर के लिए एम्बिगुअस कॉल, कंपाइलर इज नॉट क्लियर ऑफ दिस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और यहीं पे हमारा आज का ये जो सब्जेक्टिव एग्जाम प्रैक्टिस 1 थी जिसको हमने आपके सामने रखा, 10 क्वेश्चंस, और हमने हल भी किए हैं, कोशिश की आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लास्टली मैं यही कहूँगा कि इस सीरीज़ को शुरू करने का मकसद और आज की इस वीडियो की जो प्योर इंटेंशन थी वो यही थी कि आपके सामने एग्ज़ाम रखा जाए, उनके सवाल, उनके क्वेश्चंस की वैरायटी या एक डाइवर्सिटी रखी जाए, और आपको एक आइडिया दिया जाए कि ये क्वेश्चंस होंगे जो आपने फेस करने हैं, ताकि आप अच्छी तरह भरपूर तरीके से तैयारी करके जाएं, आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स के अंदर से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को आप देख के जाएं। आप इत्मीनान से 1 घंटे के अंदर अपना पेपर भी हल कर सकेंगे इंशाल्लाह, और अच्छा हल कर सकेंगे, और अच्छे रिजल्ट्स भी आप इंशाल्लाह डिलीवर कर रहे होंगे अपने पेरेंट्स को। यही हमारी कोशिश है। अगर आपको नेक्स्ट 2, 3 या 4, 5 तक के क्वेश्चन पेपर्स और चाहिए, सैम्पल एग्जाम्स चाहिए, प्रैक्टिसेस चाहिए, और आप चाहते हैं कि आप 30 to 50 क्वेश्चंस देख के जाएं, बल्कि हल करके जाएं, और क्वेश्चंस इतने अच्छे हों कि आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हों, जो कोई गलती हैं वो ठीक हों, रिफाइन हो, और वीक एरियाज आइडेंटिफाई हो, आपने काम किया हो, अच्छी तैयारी हो, भरपूर तैयारी के साथ आप जा रहे हो, इवन दो आप इतने अच्छे प्रिपेयर्ड हों कि आप इंजॉय कर रहे हो एग्जाम को। एंड रियली अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो आप इंजॉय करेंगे, बिलीव मी। तो आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, वीडियोस को देखते रहिए, और स्टे ट्यून्ड कि जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं यू गेट द नोटिफिकेशन, वो उस वक्त ही होगा जब आप सब्सक्राइबर्स होंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिए कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। विल ब्रिंग अनदर क्वालिटी क्वेश्चंस एंड डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम अनदर पूल, जो कि 10 सवाल होंगे। अगेन इसी तरह हम उनको रिव्यू करेंगे, हल करेंगे, और विल ब्रिंग अनदर इंशाल्लाह 2nd and 3rd प्रैक्टिस, ताकि एटलीस्ट आपके पास 30 क्वेश्चंस हों, एटलीस्ट इतने हों। ज़्यादा के लिए अगर आप कहेंगे तो आई क्रिएट मोर्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ आई सी के कमेंट्स में काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है तो आई डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट 4th वीडियो, अनदर 10 क्वेश्चंस, 40 हो जाएंगे, और फिर और ज़्यादा कमेंट्स आए और अगर फीडबैक आपकी अच्छी आई
तो आई क्रिएट अनदर 10, तो आई गिव यू 50 क्वेश्चंस एंड बिलीव मी 50 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए, जैसे हमने आपको ऑब्जेक्टिव में 120 क्वेश्चंस दिए जो कि अच्छी प्रैक्टिस है, तो बिलीव मी यहाँ पे भी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो आई कैन एश्योर यू कि इस सब्जेक्ट में एग्जाम अब नो प्रॉब्लम। तो आप अब जब एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो यूल बी स्माइलिंग देन एंड बहुत कंफर्टेबली हल कर रहे होंगे, और शायद 5-7-10 मिनट आप पहले हल कर चुके हों। मेरी दुआ आप सबके लिए अल्लाह आसानियाँ फरमाए, आप सबको खैरियत से रखे, और आप और आपके वालिदैन ने जो दुनिया ख्वाब देखे हैं वो सारे अल्लाह उनको शर्मिंदा ताबीर करे आपके लिए भी, और अल्लाह हमें भी तौफीक दे और हमारे लिए भी आसानियाँ फरमाए कि आपके लिए जो कोशिश हम कर रहे हैं अल्लाह ताला उसको भी कामयाब करे, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है, हमें भी दुआ में शामिल रखिएगा। मिलते हैं अपनी वीडियो 2 के अंदर मज़ीद कुछ नए डिफरेंट 10 क्वेश्चंस के साथ, और देखते हैं वो किस तरह के क्वेश्चन हैं और उनको फिर हमें कैसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, टेक केयर, फी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।